सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आज बड़ी देर के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है जो आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा। वो है ट्वेल्थ क्लास के बाद हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम आराम से डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स आईएएस एकेडमी जम्मू, इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने ट्वेल्थ अभी जस्ट जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं ट्वेल्थ के। ठीक है, कुछ लोग सीबीएसई में थे, कुछ स्टेट बोर्ड में थे। ठीक है, तो ट्वेल्थ के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि करें भी कि ग्रेजुएशन के बाद करें प्रिपरेशन। तो मैं उनको ये कहूँगा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है ना, तो ट्वेल्थ के बाद आपको सबसे सही टाइम है यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। मैं तो इवन के ये मानता हूँ कि टेंथ के बाद आप सही में जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए वो टेंथ के बाद ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि वो एट द वार फ्रंट नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, बट ये है कि थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी चाहिए टेंथ के बाद। लेकिन अगर आपने थोड़ी थोड़ी टेंथ के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया और अभी आपको समझ अभी आई है कि ट्वेल्थ के बाद ही आई है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है ना, अभी देर बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि ये परफेक्ट टाइम है जब आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं कि आप चाहते हो कि मैं सिर्फ यूपीएससी ही करना है लाइफ में, आईएएस आईपीएस ही बनना है, या स्टेट सर्विसेज में अपना जेकेएस या जेकेपीएस ही क्लियर करना है और कुछ करना ही नहीं है आपको लाइफ में, ना बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं, ना आप किसी छोटी जॉब में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है, तो मैं ये कहूँगा आप चुपचाप करके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ले लीजिए, आर्ट्स के सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो ले लीजिए ग्रेजुएशन में, और तब आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन सबसे सही रहेगी। रीज़न उसका ये है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट जब आप लोगे यूपी इसके ग्रेजुएशन में, तो आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। जो टाइम आप ग्रेजुएशन में बचाओगे वो यूपीएससी की तैयारी को दोगे, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए 7-8 घंटे मिनिमम देने पड़ते हैं। तो वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तो आप 7-8 घंटे नहीं दो तो चलेगा, 2-3 घंटे या 4-5 घंटे दे दो तो चलेगा। हाँ, जब आप फाइनल ईयर में होगे, जब एग्ज़ाम देने वाले होगे, तब 10-12 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे। ठीक है ना, जब आपने एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो टाइम आप यूपीएससी में तभी दे पाओगे जब आपका ग्रेजुएशन में टाइम कम लगेगा, यानी कि वहाँ पे 1-2 घंटे ही रोज़ पढ़ना है। अगर आप इसके ऑपोजिट, अगर आप ग्रेजुएशन में ले लेते हो नॉन मेडिकल, मेडिकल या कॉमर्स, तो आपका वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा और यूपीएससी में टाइम कम दे पाओगे, क्योंकि दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, उसमें सोना भी है। ग्रेजुएशन वाले पेपरों को भी टाइम देना है, यूपीएससी वाले पेपरों को भी टाइम देना है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ले लेते हो जो कि ईजी होते हैं, तो आप यूपीएससी में ज़्यादा टाइम दे पाओगे प्रिपरेशन में। दूसरा रीज़न ये है कि यूपीएससी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ये सारे होते हैं। ठीक है, पोल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यही सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में भी रख लीजिए, कॉम्बिनेशन बनाकर रख लीजिए। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स नहीं रखो, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएशन में आपको आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स ही आती है। ठीक है, जब मनी, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, जबकि ग्रेजुएशन में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरीज वगैरह एडम स्मिथ की वो सारी डिमांड सप्लाई ये भी कराएगा, उसका आपको यूपीएससी में कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये जनरली सोचा जाता है कि अगर मैं ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रख दूँ तो हमें यूपीएससी में फ़ायदा होगा, तो ऐसा इकोनॉमिक्स रखे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को वहाँ पे आप छोड़ सकते हो, मैथ्स भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मैथ्स का भी यहाँ पे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो आपको यूपीएससी में थोड़ा बहुत मैथ्स आता है सीसैट के पेपर में, जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, वो बहुत एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स आता है, जिसमें परसेंटेज, सम, सब्सट्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग टाइप के। ठीक है ना, जो कि 7th 8th लेवल का बच्चा भी सॉल्व कर लेता है। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको यहाँ पर,
ताकि वो प्रॉपर टाइम में वो ख़त्म हो जाए आपके, जब आप एग्ज़ाम सीसेट का दोगे तो, राइट। तो मैंने ये आपको कहा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स वहाँ पे ले सकते हो जिसमें इकोनॉमिक्स और मैथ्स ना हो, राइट। बाकी हिस्ट्री रख लो, ज्योग्राफी रख लो, पोल साइंस रख लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लो, सोशियोलॉजी रख लो, तो चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ के ऊपर कि जब आपने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स रख लिए ग्रेजुएशन में तो आगे क्या करें। तो आगे ये करिए कि अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हो, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ नेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ सम सीनियर्स नोट्स एक्सेट्रा। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो कोचिंग में आप कोचिंग फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वो कोचिंग जो होती है जनरली इंस्टीट्यूट्स की 1 ईयर की होती है, 1 to 1.5 ईयर की कोचिंग होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 1.5 ईयर की कोचिंग है, ठीक है। वो आप अगर ज्वाइन कर लेते हो तो उससे आपको ये बेनिफिट एक हो जाता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। आपको टीचर्स जो 10-12 टीचर्स इंस्टीट्यूट्स में होते हैं उससे हेल्प मिल जाती है। हर एक टीचर का अलग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि टीचर सारे एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे। एक टीचर नहीं, 10-12 टीचर गाइड करेंगे, उन 10-12 टीचर्स का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको जो है वो दिल्ली से जो आता है वो मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होता है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट में आकर आप दूसरों को भी उसी फेज़ में देखते हो जिस फेज़ में आप खुद हो, ठीक है। जबकि घर में आप अकेले हो, खुद को मिरर में देखते हो, खुद को ही आप देखते हो और किसी को आप नहीं देख पाते हो। हाँ, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो आप ऑनलाइन टेस्ट ही दे रहे हो, दूसरों को देख नहीं रहे हो, तो सोशलाइजिंग नहीं कर रहे हो उनसे, फ्रेंडशिप नहीं हो रही है किसी से, ठीक है ना। तो सोशलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होती है ख़ास करके स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्योंकि सोशलाइजेशन से स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा कुछ गेन करते हैं। एग्ज़ाम कब होगा, वो बंदा कैसे प्रिपेयर कर रहा है। कुछ लोग तो मोटिवेशन इतनी उनको हाई हो जाती है अपने कंपटीटर को देखकर, अपने जो को क्लासमेट को देखकर, कि वो ठान लेते हैं कि अब मैंने क्लियर करना ही करना है। जो घर बैठे रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हम सबसे स्मार्ट हैं, हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर कोचिंग आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है ना। उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, बुक्स पता चल जाएंगी कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स के नोट्स मिल जाएंगे तो बड़ा कुछ आपको पता चल जाएगा, आप मास्टर बन जाओगे उस एरिया के, ठीक है। तो जब आप तैयारी कर रहे हो, मैंने कहा 1-1.5 साल की कोचिंग होएगी, ठीक है। 1-1.5 साल की कोचिंग होगी, आप या तो 2 घंटे की क्लास कोचिंग में अटेंड करोगे या 4 घंटे की क्लास अटेंड करोगे, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो मैं भी बच्चों को ये कहता हूँ कि जो ट्वेल्थ बेस्ड हैं, यानी कि जो 12th के बाद कोचिंग ले रहे हैं वो 2 घंटे की क्लास करें। अभी उनको 4 घंटे की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 घंटे की वो लोग करते हैं जो कि ग्रेजुएट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो 2 घंटे की क्लास आप करिए कोचिंग में। अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं तो 4 घंटे की भी कर लीजिए। हमारे पास जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो 8-6 8-8 घंटे की क्लासेस भी होती हैं, तो उसमें डिफरेंस कोई नहीं है, ठीक है ना। तो सिलेबस तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपका पूरा कराना है, ये है ऐसे जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप 2 घंटे की क्लास भी करके लोगे, करते रहोगे डेली, तो आपका साल 1.5 साल वो लगेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो 4 घंटे की करोगे तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 12th के बाद कर रहे हो तो 2 घंटे करो एक दिन में तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी ग्रेजुएशन भी सफ़र नहीं करेगी, ठीक है। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं कहूँगा कि घर जाके रिवाइज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई ग्रेजुएट हो, चाहे कोई 12th बेस के ऊपर कोचिंग ले रहा है। जब तक आप क्लास में पढ़ाया हुआ घर रिवाइज़ नहीं कर रहे हो ना, डेली बेसिस के ऊपर, ये इसको नोट करो, डेली बेसिस के ऊपर। ये नहीं कि आज पढ़ाया तो परसों रिवाइज़ करना है या संडे को रिवाइज़ करना है सारे का सारा, नहीं। डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज़ करने की आदत डाल लो, आपको बहुत काम आएगी, आप टॉपर बनोगे। अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ कभी इमरजेंसी होती है तो एक आधा दिन छूट भी जाता है, लेकिन उसको आप दूसरे दिन पूरा कर लो। लेकिन फिर से डेली रूटीन के ऊपर आपने आना है। जब तक आप ये हैबिट नहीं डालोगे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा,
ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात आपको चुभेगी, क्योंकि बड़े सारे लोग होते हैं कि वो पोस्टपोन करते रहते हैं, पोस्टपोन करते, प्रोकास्टिनेट बोलते हैं इसको, प्रोकास्टिनेशन में बिलीव करते हैं। डिक्शनरी में देख लो, प्रोकास्टिनेशन मतलब आज का काम कल पे छोड़ना, ठीक है ना। रिलैक्स, आज रिलैक्स कर लेते हैं, कल काम कर लेंगे। तो जो ये चीज़ करता है ना, ठीक है ना, तो उन लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि ये चीज़ जितनी जल्दी हो सकती है छोड़ दो, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा हर्डल आएगा एग्ज़ाम क्लियर करने में। सिर्फ यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत बड़ा हर्डल आएगा, ठीक है। तो क्लास में कोचिंग अटेंड करो, घर जाके उसको रिवाइज़ करो, टाइम पर टेस्ट दो जो भी कोचिंग में होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, यहाँ पे आपकी कोचिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आपकी साल की रिवीजन भी हो जाएगी। अगर आप रिवीजन यहाँ पर आके करना चाहते हो साल की, तो वो भी आप यहाँ पर आके जो है वो रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने कहा 1.5 साल की कोचिंग है, 1.5 साल की आपकी रिवीजन होगी, 3 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी ग्रेजुएशन भी वहाँ पे कंप्लीट। जब आप फाइनल ईयर में होगे ग्रेजुएशन के, तब आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो, ठीक है ना। उसका रीज़न ये होता है कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, तब तक आपका यूपीएससी का मेंस का और इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपका साल बच जाता है, ठीक है ना। तो साथ में जब आप 12th के बेस के ऊपर कोचिंग ले रहे हो, 12th करने के बाद कोचिंग स्टार्ट कर दी और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास 3 साल हैं। 3 साल बहुत होते हैं कोचिंग प्रिपरेशन करने के लिए। आप फाइनल ईयर में पेपर दे सकते हो प्रीलिम्स का, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 12th के बाद आप तैयारी कीजिए, दिल से कीजिए, अच्छे से कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो 21 साल की एज में, जोश भी होता है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम, 12th के बाद जो है वो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है ना। मतलब टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है ना। एग्ज़ाम तो ग्रेजुएशन के बाद ही होगा, ठीक है ना। तो मैं ये आपको साथ में कहूँगा कि जब आप कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो डेली का। 12th के बाद एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। कौन सा पढ़ो? या इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, द हिंदू भी अच्छा है, और अगर आप दोनों अच्छे नहीं लगे आपको, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, वो भी बहुत अच्छा है। इन तीनों के अलावा और कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। लोग ज़्यादातर हिंदू को इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू पहले से चला आ रहा है, मतलब उसके अंदर कंटेंट अच्छा रहता है। बट हिंदू थोड़ा सा टफ न्यूज़पेपर है। तो मैं ये बच्चों को बोलता हूँ कि आप स्टार्ट इंडियन एक्सप्रेस से कर लो, 2-3 महीने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, उसके बाद अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो हिंदू के ऊपर अपग्रेड कर लो। अगर नहीं करना चाहते तो इंडियन एक्सप्रेस पे ही रहो, वो भी यूपीएससी को पूरा कैटर करता है। उसके अंदर एक्सप्लेन्ड पेज है, वो यूपीएससी के क्वेश्चंस को कैटर करता है। उसके अंदर एडिटोरियल्स अच्छे होते हैं, फ्रंट पेज अच्छा होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल्स भी अच्छे होते हैं, फ्रंट पेज अच्छा होता है, और आजकल उन्होंने भी एक्सप्लेन्ड पेज देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब इन तीनों में से कोई भी पेपर पढ़ो, मेरा मेरा आपको एडवाइस रहेगा या तो इंडियन एक्सप्रेस, या हिंदू, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एक मैगजीन सिविल सर्विस क्रॉनिकल या विजार्ड, इस टाइप की कोई एक मंथली मैगजीन आपने 12th के बाद ही स्टार्ट कर देनी है पढ़नी, ठीक है। और आपको कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, टीचर जो क्लास में लिखवा रहा है उसके नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और आपको टेक्स्ट बुक्स लेनी पड़ेगी, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी की रमेश सिंह, इस टाइप की टेक्स्ट बुक्स आपको लेनी पड़ेगी 7-8, ठीक है। और करंट अफेयर्स जो है वो आपका वो मैगजीन से होता जाएगा, जो मंथली मैगजीन आप मैंने बताई वहाँ से होता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका प्रेपरेशन होता जाएगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जितना कि हमने हवा बना के रखा है आईएएस आईपीएस करना बहुत टफ है, इतना टफ नहीं है। 12th के बाद स्टार्ट कर दोगे तो ईजी है, प्रोवाइडेड मैंने जैसे कहा कि रिवीजन रोज़ करनी है, रिवीजन नहीं छोड़नी है, रिवीजन रोज़ करनी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि डिसहार्टन नहीं होना है। अगर इस प्रिपरेशन में आप थोड़ा सा 2-4-6 महीने के बाद बोर होने लगे हो, तो ब्रेक ले लो, हफ्ते के लिए कहीं घूमने चले जाओ या हफ्ते के लिए पढ़ो नहीं, प्रिपरेशन छोड़ दो 1 हफ्ते के लिए, और फिर 1 हफ्ते के बाद सॉरी दोबारा से स्टार्ट करो। तो क्योंकि कोई भी चीज़ हम कंटिन्यूसली करते हैं ना, तो मोनोटनी आती है, बोर्डम आता है। कोई भी चीज़ आप लाइफ में करो तो बोर्डम मोनोटनी आती है, तो उससे घबराना नहीं है, ब्रेक ले लो 4-5 दिन की,
और दोबारा से आप रीस्टार्ट फ्रेश होकर कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं वो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि भाई तू नहीं कर सकता, बहुत टफ है। एवरेज बच्चे ज़्यादा ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ये मेरी बात नोट कर लो। एवरेज बच्चे ये एग्ज़ाम ज़्यादा क्लियर करते हैं। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको भी मैं कह देता हूँ, अगर आपका बच्चा एवरेज है 50% या 55% या 60% मार्क्स ले रहा है तो उसके भी उतने ही चांसेस हैं जीतने के टॉपर के हैं। टॉपर को ये आदत होती है पढ़ने की, टॉपर को आदत होती है रिवाइज़ करने की डेली, जो कि आपके बच्चे को शायद नहीं होगी। तो वो अगर मोटिवेटेड है, ठीक है ना, कुछ बच्चे बाद पहले से मोटिवेटेड होते हैं, कुछ बाद में 12th के बाद हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो मोटिवेटेड अब हो गया है या हो गई है तो उसको मना नहीं करो, ठीक है, उसको करने दो। और लेकिन ये ध्यान रखना है बच्चे ने कि वो रोज़ रिवीजन करे जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, टेस्ट रेगुलर दे, ठीक है। और टाइम दे, इस चीज़ में टाइम लगता है। मतलब ये नहीं है कि आज आप स्टार्ट करोगे तो महीने के बाद, आप 2 महीने के बाद सोचोगे सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा, साल 1.5 साल लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में। बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको दूंगा, वो ये कि कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ टीचर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे कि वो कहेंगे अरे ये कौन सी बुक पढ़ रहा है, ठीक है ना, ये वाली पढ़ ले। अरे ये कौन से नोट्स पढ़ रहा है, ये वाले पढ़ ले। अरे ये कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ये वाले इंस्टीट्यूट में जा, ठीक है ना। अरे तेरा पढ़ने का तरीका गलत है, तो लेट करनी तो स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़, ठीक है ना। तो जो स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अरे तू थक जाएगा, तू बेड पे पढ़ा कर, तू सुबह उठ के नहीं, तू रात को पढ़ा कर, तू रात को नहीं, तू सुबह उठ के पढ़ा कर। तो देखो, हर बंदे का एक कंफर्टेबल लेवल होता है। कई रात को पढ़ते हैं, वो सुबह उठ ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी उनको उठा लो, नहीं उठ पाएंगे वो, उनको रात को पढ़ने दो। कई सुबह ही उठ सकते हैं, वो रात को नहीं पढ़ सकते, उनको रात को नींद आ जाती है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो भाई तू रात को ही पढ़, ठीक है, उनको सुबह उठने दो, ठीक है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कौन सा ज़्यादा सही है, मैं कहूँगा दोनों ही सही हैं। दिमाग में घुसना चाहिए, चाहे रात को घुसे चाहे सुबह घुसे, दिमाग में चीज़ जो है वो घुसनी चाहिए, ठीक। तो बाकी रही बात ये कि जैसे मैंने बोला कि टाइमिंग का बोला आपको, कुछ कुछ बोलेंगे कि नहीं जी ये वाली बुक पढ़, तो आप एक टीचर के कहने के ऊपर वो बुक लो, उसको पढ़ के देखो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो बेस्ट है, ठीक है, आपके लिए समझ आ रही है, आपको अच्छा कंटेंट है उसके अंदर, आपके टीचर ने आपको बोला, वो पढ़ रहे हो। अगर कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है तो गलत बुक पढ़ रहा है, मैंने तो ये ली है, ये ज़्यादा अच्छी है, तो भाई उसको बोलो कि तू अपनी अच्छी वाली पढ़, मैं ये वाली पढ़ूंगा, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है ना। तो भगवान ने जिसको बनाना है वो बन जाएगा, ठीक है ना। किसी की बातों में नहीं आना है कि उसने कह दिया वो अच्छा है तो तू अपना छोड़कर उसके वाली फॉलो करने स्टार्ट कर दे। कल को कोई और चौथा बंदा आएगा, वो कहेगा नहीं ये भी बेकार है, तू ये वाली पढ़, फिर क्या वो भी छोड़ोगे। फिर कोई पांचवा बंदा आएगा, वो कहेगा ये भी बेकार है, ये वाली पढ़, फिर उसको भी छोड़ोगे, फिर कोई और। ऐसे तो आपको प्रिपरेशन कभी हो ही नहीं सकती। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो 15 बुक्स होंगी, ज्योग्राफी की 20 बुक्स होंगी, हिस्ट्री की भी 20 बुक्स होंगी। कौन कौन सी पढ़ोगे तो कौन कौन सी छोड़ोगे। नोट्स की बात करें वो भी 20 तरह के हैं, इंस्टीट्यूट्स की बात करें वो भी 20 तरह के होंगे, ठीक है ना। तो आप जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट इस चीज़ के ऊपर नहीं करिए कि कौन सा सेंटर ज्वाइन करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, बल्कि आप पढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए। जो टाइम वेस्ट आप इन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो वही आप अगर पढ़ने में लगाओगे, सपोज करो आपने 6 महीने इन चीज़ों के ऊपर आपने वेस्ट किए, तो 6 महीने में तो आधी प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है ना। जब भी आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, आपने ये मान के चलना है साल 1.5 साल की तैयारी करनी है। मैंने कभी भी ये मान के नहीं चलना मैंने तो 8-10 साल लगाने हैं इसको, या 5-6 साल तो मिनिमम लगाने हैं मैंने इसको, कि ये मान के कभी नहीं चलना। क्योंकि अगर आप मान के चलोगे मैंने 5-6 साल लगाने हैं तो आपके 8-10 साल लगने हैं। 21 मिनिमम एज लिमिट है तो 35 या 32 मैक्सिमम एज लिमिट है, तो पूरी एग्जॉस्ट करके फिर आप सोचोगे कोई कैटेगरी मिल जाती तो वो भी यूज़ कर लेता, तो 40 साल तक एग्ज़ाम देता रहता।
तो 20 से लेकर 40 साल तक तो बंदा अगर जॉब करता है तो आर्मी या एयरफोर्स से रिटायर भी हो जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन में। तो आप लोग इस एज में वो तैयारी करोगे और अभी जॉब लगनी है और ना लगी तो फिर, तो मैं ये कहूँगा कि कन्फ्यूजन में कभी नहीं रहो, एक इंटेलिजेंट डिसीजन लो और उसके साथ जब ले लिया डिसीजन तो उसके साथ स्टिक करो। खास करके बुक्स के मामले में लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि 200-400 रुपये की एक बुक मिल जाती है, एक बुक पढ़ रहे हैं, रोज़ बुक शॉप जाएंगे तो एक वो बुक सेलर अपनी बुक्स बेचने के लिए एक और दिखा देगा, वो भी उठा के ले आएंगे, फिर एक और उठा के ले आएंगे, फिर एक और उठा के ले आएंगे, फिर मैगजीनें 50 उठा के ले आएंगे। तो जब कमरा भर जाएगा पूरा फिर पढ़ना छोड़ देंगे, ठीक है ना, फिर एक भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर वो बेचेंगे बुक्स और तैयारी छोड़ देंगे। तो वो हिसाब आपने नहीं करना है, सारी बुक्स अच्छी होती हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो वही रहेगी ना, अलग अलग ऑथर्स ने अपना अपना लिखा हुआ है, लैंग्वेज चेंज होती है लेकिन कंटेंट तो सेम रहेगा ना। बाबर अगर पहले आया था इंडिया में तो बाबर ही पहले आया था, अकबर तो नहीं ना वो दूसरा बंदा ला सकता पहले। शिवाजी ने जो किया, ठीक है, या जो किसी ने भी जो हिस्ट्री में किया वो तो वैसा ही रहेगा ना, हिस्ट्री चेंज तो नहीं हो सकती ना। हाँ ये देख लो, पब्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए बुक्स की, ठीक है, ऑथर का नाम होना चाहिए, ठीक है ना, और इतना तो आपको टीचर कोई बेकार बुक तो कभी बताएगा नहीं, वो पॉपुलर बुक ही बताएगा, बेस्ट बुक ही बताएगा वो जो उसने भी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है ना। बुक्स के मामले में लोग बहुत बुक्स इकट्ठी करते हैं, 1000 बुक्स इकट्ठी करके बैठते हैं आईएएस वाले, लेकिन मैं आपको ये बता दूं जो टॉपर्स होते हैं ना उनके पास सिलेक्टिव बुक्स होती हैं, वो ज़्यादा बुक्स नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो आज की टॉक हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।